गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको लेसन 1 शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय लेसन्स पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन 2 जिसका नाम है समास। समास आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। लेसन 1 में मैंने आपको बताया था कि शब्द निर्माण प्रक्रिया 3 तरह से हो सकती है, उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा और समास द्वारा। तो उपसर्गों और प्रत्ययों द्वारा शब्दों का निर्माण कैसे होता है ये आप पहले ही जान चुके हैं, तो अब आप समझ ही गए होंगे। हमारा आज का विषय है समास द्वारा शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि समास किसे कहते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कर देना, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस रचना विधि को समास रचना कहते हैं। मतलब संक्षिप्त करने का अर्थ होता है छोटा रूप। और जैसे स्नान के लिए गृह, स्नान गृह, दश हैं आनंद जिसके, दशानन, घोड़े पर सवार, घोड़सवार आदि। तो इस तरह से समास का अर्थ आप समझ गए होंगे कि अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्दों से जब हम एक नए शब्द मिलाकर बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। अब हम आपको इसकी परिभाषा बताते हैं कि समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द मिलाकर किसी अन्य शब्द स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं तो वह समास कहलाता है। समास की कई परिभाषाएं हैं, एक आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि समास की परिभाषा के बाद मैं आपको बताती हूँ कि सामासिक शब्द किसे कहते हैं। तो जब 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है वही सामासिक पद या समस्त पद भी कहते हैं। समास के नियमों से मिलाकर के, इसीलिए सामासिक पद की परिभाषा है समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है और इसे समस्त पद भी कहते हैं। और समास बनाने के लिए उनके बीच में जो विभक्तियों के चिन्ह, परसर्ग अर्थात जिसे कारक कहते हैं वो लगे होते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, उनका लोप हो जाता है, मतलब वो हटा दिए जाते हैं। जैसे राजपुत्र, बीच में क्या लगा था? का विभक्ति, राजा का पुत्र। इसीलिए इसी तरह से घोड़े पर सवार, अब इसमें बीच में क्या लगा है? पर हटा देंगे और समास बन जाएगा घोड़सवार। फिर इसकी ठीक उलट प्रक्रिया होती है समास विग्रह। तो शब्दों को मिलाने को समासिक पद या समस्त पद कहते हैं समास बनाने को, और इन्हें अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। जब इन्हें अलग अलग किया जाता है तो वो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे सीताराम, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो अलग अलग शब्द बन जाएंगे सीता और राम। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, जैसे राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। इसी तरह राजपुत्र, तो राज पूर्व पद और पुत्र उत्तर पद है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समास अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शब्दों के संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं।
और इसे अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। हर समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो चलिए अब हम आपको समास के भेद के बारे में बताते हैं। समास के 6 प्रमुख भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, थर्ड है द्विगु समास, फोर्थ है अव्ययी भाव समास, 5 है बहुब्रीहि समास और 6 है कर्मधारय समास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। कुछ विद्वान समास को 4 प्रकार के भी बताते हैं, जिसमें कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद के रूप में ही आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर समास 6 प्रकार के ही होते हैं। तो आज मैं आपको समास का पहला भेद अव्ययी भाव समास के बारे में बताऊंगी। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी शब्द अव्यय से बना है, जैसे कि उसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। तो जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो और अव्यय भी हो, अव्यय उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, हर अवस्था में वो वही रहते हैं, उनका रूप नहीं बदलता है। तो अव्ययी भाव समास में पूरा का पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय बन जाता है, जैसे प्रतिदिन, आमरण, यथासंभव आदि। अब कुछ शब्द आपको मैं और बताती हूँ, जिसमें आपको अव्यय अलग करके बताऊंगी। जैसे प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल, इसमें अव्यय क्या है? प्रति। इसी तरह आजन्म, आ प्लस जन्म, अव्यय है आ। इसी तरह प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, अव्यय है प्रति। फिर अनु प्लस रूप, अव्यय है अनु। फिर भर पेट, इसमें पेट प्लस भर, इसका अव्यय है पेट। फिर नेक्स्ट है आजन्म, जिसका विग्रह है जन्म से लेकर। फिर यथास्थान, अव्यय है यथा और विग्रह है स्थान के अनुसार। आमरण, अव्यय है आ और विग्रह है मृत्यु तक। अभूतपूर्व, अव्यय है अभूत और विग्रह है जो पहले नहीं हुआ। फिर निर्भय, अव्यय है निर और विग्रह है बिना भय के। निर्विवाद, इसमें निर अव्यय है और बिना विवाद के उसका विग्रह है। इसके बाद इस तरह से आपको अव्ययी भाव समास की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान भी होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे यथामति, विग्रह है मति के अनुसार, इसमें यथाव्यय है। आमरण, इसमें आव्यय है। आजीवन, आव्यय है और विग्रह है जीवन भर। यथा सामर्थ्य, अव्यय है यथा और विग्रह है सामर्थ्य के अनुसार। फिर यथाविधि, यथाव्यय है और विग्रह है विधि के अनुसार। फिर यथाशक्ति, यथाव्यय है और विग्रह है शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, यथाव्यय है और विग्रह है क्रम के अनुसार। फिर हर रोज़, इसका विग्रह होगा रोज़ रोज़ और अव्यय होगा हर। फिर हाथों हाथ, इसका विग्रह है हाथ ही हाथ में। इसी तरह रातों रात शब्द का विग्रह होगा रात ही रात में। प्रतिदिन, विग्रह होगा प्रत्येक दिन। बेशक, विग्रह है शक के बिना, अव्यय है बे। इसी तरह निडर, अव्यय है नी
और विग्रह है डर के बिना निस्संदेह। विग्रह है संदेह के बिना और अव्यय है निस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें पूरा का पूरा पद ही अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगाने के बाद भी उसका रूप नहीं बदलता है। इसके साथ ही उसमें कोई विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी क्लास समाप्त होती है। वीडियो में मैंने आपको जो भी कंटेंट स्क्रीन पर दिखाया है उसे भी आप अपनी कॉपी पर नोट करें, और इससे आपको सभी चीज़ें आसानी से क्लियर होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बुक्स में नहीं हैं, वो आपको बाद में काम आएंगी। नोट्स और प्रैक्टिस शीट दोनों को ही फेयर कॉपी में कीजिए और घर में सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए बिना आंसर देखे, और बाद में उसे टैली करिए। और अगर कुछ समझ में ना आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे होम।